सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र का चैप्टर 5 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं चैप्टर 5 है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इस चैप्टर को स्टूडेंट्स मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में मैं आपको पूरे चैप्टर को नहीं कवर करवा सकती थी, इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। तो पहले मैं आपके साथ पार्ट 1 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड देन सेकंड वीडियो मेरी पार्ट 2 पे होगी। ठीक है, तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स को कवर करवा रही हूँ, जो भी हमारे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आपको देखना है, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड अगर आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सो पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 1 में हम कवर करेंगे एंड बाकी के जो टॉपिक्स बचेंगे जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर, 42वें संशोधन, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, आलोचना, कार्यान्वयन, तो ये सारे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ। देखिए, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार हमें दिए गए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार, तो जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें मौलिक अधिकार दिए गए जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, तो उसी प्रकार से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए जिससे राज्य जो है वो अपने जो एक प्रकार से उस प्रकार से कार्य कर पाए जिसमें राज्य का भी विकास हो पाए, तो उसको वो कहते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि संविधान निर्माताओं ने एक सोच विचार करा है कि जिस प्रकार से हमने मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो हमने संविधान में किया है जिससे मनुष्य अपना विकास तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत भी होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जिससे राज्य अपने अपना जो कार्य है वो ठीक प्रकार से कर सके और राज्य का विकास कर सके। ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे राज्य का भी विकास हो सके, तो उन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि मौलिक अधिकार जो है जिससे मनुष्य का विकास हो रहा है, जिससे नागरिक का विकास हो रहा है, और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में हम समाज का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं। यानी कि समाज में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं जो भी है, ठीक है, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत उसको सुलझाने के लिए, ठीक है, अपने राज्य का कल्याण करने के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है। अब हम धीरे धीरे करके जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अर्थ है वो हम जैसे हम पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा इसका बेसिक। अब हम अच्छे से इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है वो हम जान लेते हैं। सो देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भारत के संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि भारत के संविधान में, ठीक है, जो अनुच्छेद 37 है वो राज्यों को एक प्रकार से अपने कार्य के प्रति, ठीक है, एक प्रकार से उनको याद दिलाता है कि ये आपका कार्य है और राज्य का कल्याण आपको इस प्रकार से करना है। तो इतना आपको स्टूडेंट समझ आया। देखिए, हमने इससे पहले जब मौलिक अधिकार जब हमने पढ़े तो मौलिक अधिकार का वर्णन तीसरे भाग में करा गया। उसी के बाद भाग 4 में जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वर्णन संविधान में किया गया है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह निर्देश हैं जो भारत सरकार अपने संस्थानों को देश का प्रबंधन करने के लिए देती है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह निर्देश होते हैं जो भारत सरकार है वो अपने संस्थानों के देश के प्रबंधन करने के लिए देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांतों को किसी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं आपको बताऊँ,
यानी कि हमारे जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, उनको कानूनी तौर पे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनको जो है वो न्यायोचित है, यानी कि उनको अगर उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो आसानी से अपने न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय के माध्यम से इन सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता है। ये राज्य का कार्य होता है, ये राज्य का एक प्रकार से मतलब राज्य का कार्य होता है, ये राज्य की ड्यूटी होती है कि वह उन अधिकारों का उपयोग करके, उन सिद्धांतों का उपयोग करके अपने समाज का कल्याण करे। बेशक राजनीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उन्हें देश की सरकार में मौलिक माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी संविधान में इसको बहुत ही मौलिक माना जाता है, सरकार के द्वारा इसको मौलिक माना जाता है, जिससे न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए कानून स्थापित करने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार से राज्य की एक जिम्मेदारी है, जिससे समाज में एक कानून स्थापित होता है, प्लस एक न्यायपूर्ण राज्य बनता है, और सेकंड आपका जो समाज में जो समानता है वो बनी रहती है। तो एक प्रकार से राज्य की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज में, वो अपने राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करें। ठीक है, तो और जिससे क्या होगा, जो समाज है, समाज का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा और एक अच्छा कानून स्थापित होगा समाज में, और समाज में जो समानता है वो बनाए, मतलब समाज में जो समानता है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, और पढ़ते हैं और आपको जो इसका अर्थ है वो आपको समझ में आएगा। देखिए, राजनीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनका जो उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। समझ आई? जैसे कि हमारे समाज में क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो इस दौरान राजनीति निर्देशक सिद्धांत क्या बोलता है कि ये हमारा उद्देश्य कि हम समाज में आर्थिक न्याय को बनाए रखें, सामाजिक न्याय को बनाए रखें और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसको स्थापित करें। ठीक है, यानी कि न्याय एक ऐसा न्याय हो जिसमें समाज को किसी भी प्रकार की भेदभाव देखने को ना मिले, चाहे वो आर्थिक तौर पे, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो। 1945 सुप्रू समिति ने 2 प्रकार के व्यक्तिगत अधिकारों का प्रस्ताव रखा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि नीति निर्देशक सिद्धांत का जो ये शब्द है वो कहाँ से उभरा, क्या हुआ। 1945 में सुप्रू समिति ने 2 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया, 2 अधिकारों का प्रस्ताव रखा। पहला था न्याय संगत और दूसरा था गैर न्याय संगत। न्याय संगत क्या है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार जो कि न्याय संगत है। यदि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकार की मांग करने। ठीक है, गैर न्याय संगत का मतलब ये होता है जिसमें न्यायालय जो है, ठीक है, जिसमें न्यायालय जो है वो उसमें किसी भी प्रकार की उनकी भूमिका नहीं होती, वो होता है गैर न्याय संगत। ठीक है, तो 1945 में सुप्रू समिति ने 2 तरीके के प्रस्ताव रखे, 2 तरीके के अधिकार रखे। एक था हमारा एक प्रकार से राजनीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरा था हमारे मौलिक अधिकार। न्याय संगत अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको यही समझाया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, एक प्रकार से न्याय संगत है, यानी कि न्यायपूर्वक है, न्यायोचित है। जबकि गैर न्याय संगत अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको यही बताया। यहाँ पे देखिए एक लाइन आई थी स्टूडेंट्स कि इन सिद्धांतों को किसी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, इन्हीं को ही गैर न्याय संगत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करें ताकि आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लगता है किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर वीडियो को आप अगेन भी सुन सकते हैं। आप इन नोट्स को इजीली नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर इन नोट्स को बाय करना है तो आप मुझे सेम गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बिना किसी कानूनी मंजूर के शामिल किए गए हैं। ठीक है, लेकिन इनका मूल्य है, समझ लो, इसमें राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बिना किसी कानूनी मंजूरी के, यानी कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इसको लागू करे, अपने राज्य का कल्याण करे। ठीक है, इसमें लेकिन न्यायालय का कोई भी किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो देखने को नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अगर ये बोले, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है,
ठीक है, वो ये बोले कि हमारे राज्य में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लागू नहीं किए जा रहे हैं और वो न्यायालय पहुंच गया। तो इसमें सरकार किसी भी प्रकार का या फिर न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें मतलब कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकती। ये पूरी पूरी राज्य की जिम्मेदारी है कि वे राज्य में जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है वो उनका एक प्रकार से उनको लागू करें, ठीक है, और उनका उपयोग करें। ठीक है, आप मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आप राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए इनको गैर न्यायोचित या फिर गैर न्यायसंगत सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत आयरिश संविधान में बताए गए हैं। सामाजिक निष्पक्षता, आर्थिक कल्याण, विदेशी संबंधों और प्रशासनिक और कानूनी मामलों से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों से प्रभावित थे। ठीक है, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की कई परिभाषाएं हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है इसको सामाजिक निष्पक्षता के रूप में, आर्थिक कल्याण के रूप में, प्रशासनिक और कानूनी मामलों के तौर पे देखा गया है। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की कई ऐसी परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको नीचे परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगी। देखिए, भारत अधिनियम 1935 के तहत एक सूचीबद्ध निर्देशों का साधन है। ठीक है, वह चाहते हैं कि देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र हो। 1935 के तहत हमें कुछ ऐसे अधिनियम हमें राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें तोड़ने पर अदालत में संवैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप? ठीक है, आप लाइन पढ़ते या वाक्य पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि वो ये सिद्धांत है, अगर इनको कोई भी राज्य लागू नहीं करता है, अगर इनका उल्लंघन मतलब राज्य जो है इनको लागू नहीं कर रहा है या फिर इनको तोड़ रहा है, तो आप इसकी कंप्लेन के लिए आप अदालत या सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ये मूल्य गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो पूरे राष्ट्रीय पर संघर्ष में गांधीवादी पुनर्निर्माण से एजेंट का दर्शाता है। ये मूल्य उदारवाद की विश्व दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आया आपको राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। वो सिद्धांत जिससे राज्य का कल्याण हो रहा है, जिसमें समाज में समानता प्लस आर्थिक कल्याण को भी देखा जा रहा है और समाज में समानता को बनाए रखना भी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की एक प्रकार से जिम्मेदारी होती है। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि गैर न्यायसंगत होते हैं, जिसके अगर इसका कोई भी उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी भी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया मौलिक सिद्धांत की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की जो उत्पत्ति है, इसकी जो विचार हैं वो संविधान निर्माताओं के दिमाग में कैसे आए। ठीक है, ये जानना भी हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कब हुई, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेन टॉपिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं और इन्हीं टॉपिक्स में मैंने जो आपका चैप्टर है वो मैंने आपका कवर करवाया है। ठीक है, देखिए, मूल अधिकारों का संविधान में संविधान सभा के अधिकारों की उप समिति के सुझाव के बाद शामिल किया गया। ठीक है, मूल अधिकारों को संविधान की उप समिति के सुझावों के बाद इसको शामिल किया गया संविधान में। इस उप समिति ने मूल अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी सुझाव दिया। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई, अधिकारों को दो भागों में बांटा जाए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां शुरू करें। ग्रीनविल ऑस्ट्रिन के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत को बनाने में 4 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, BN राव, AK अय्यर, BR अम्बेडकर तथा KT साव। इनमें से भी BN राव सबसे अधिक प्रभावशाली थे। समझिए, जैसी उप समिति के सुझावों के बाद जो मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, तो उस समय उप समिति ने सुझाव दिया नीति निर्देशक सिद्धांत का। उन्होंने ये कहा कि जो अधिकार है उनको 2 भागों में बांट देना चाहिए, एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, संविधान सभा में इसको लेके काफ़ी बहस हुई।
ठीक है। उप समिति ने ये कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक है, और मूल अधिकार अपने वो जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। ग्रीनविल ऑस्टिन ने के अनुसार जो नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। BN राव, AK अय्यर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव तथा A.T. सा। इनमें से BN राव सबसे अधिक प्रभावशाली थे, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी। कराची प्रस्ताव मैं जैसे क्लियर होता है मैं आपको आगे बताऊंगी कराची प्रस्ताव क्या था, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की जो उत्पत्ति है वो कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी और 1920 में भारत में सामाजिक एवं राष्ट्रीय विचारों की प्रत्युभूर्व के कारण हुई थी। जैसे कि हमने इकाई 5 में पढ़ा होगा कि सुप्रू समिति ने अधिकारों को 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया था, ठीक है। सुप्रू रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि अधिकारों को 2 भागों को बांटने में सुझाव दिया था। एक था नियोजित और दूसरा था गैर नियोजित, ठीक है। गैर नियोजित मैंने आपको बताया और नियोजित भी मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि अधिकारों की उप समिति ने भी इन सुझावों की सहमति दे दी थी। यहाँ तक कि उप समिति ने भी जो नीति निर्देशक सिद्धांत थी इनकी सहमति दे दी थी। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा के समय समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रावधानों को शामिल करने में राज्य की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान था। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। ग्रीनविल ऑस्टिन के शब्दों में उन्होंने संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों को ध्यान को आकर्षित किया था। देखिए मैं आपको बताऊं, कराची प्रस्ताव के बाद, ठीक है, कराची प्रस्ताव के बाद 1920 में जो एक प्रकार से जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका जो वर्णन है वो हमें सुप्रू रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। सुप्रू रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि जो अधिकार है उनको 2 भागों में हमें देखने को मिला। एक थे न्यायोचित और दूसरा था गैर न्यायोचित, ठीक है। तो एक प्रकार से समाज में इसका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो हमें देखने को मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो एक प्रकार से जो वर्णन है वो हमें आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण करा। ग्रीनविल ऑस्टिन के शब्दों में उन्होंने संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों को ध्यान को आकर्षित किया था। हिंदूवादी दृष्टिकोण एवं गांधीवादी विचार भी इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने को प्रभावित किया था। ये प्रावधान लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। ये काफ़ी गंभीर चर्चा के बाद संविधान सभा ने इन संविधान के 4 भागों में शामिल कर लिया। इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची नीचे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने, मतलब जब उप समिति ने ये सुझाव दिया कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए तो काफ़ी चर्चाओं के बाद, काफ़ी बहसों के बाद इसको भाग 4 में जोड़ा गया, ठीक है। कराची का जो प्रस्ताव है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसको हम थोड़ा सा पहले रीड कर लेते हैं। देखिए, भाग 4 में दिए गए अनुच्छेदों के अलावा संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेद हैं जो कि राज्य की नीति को बनाने के लिए अधिकृत है। ये अनुच्छेद है 335, 350 ए तथा 391। अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को उचित कार्य करने चाहिए। राज्य के मामलों में सेवाओं से संबद्ध नियुक्ति भी करनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि भाग 4 में तो हमें अनुच्छेद दिए ही गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी राज्य के लिए, राज्य की नीति बनाने के लिए कुछ अनुच्छेद हमें अलग से भी दे रखे हैं, जैसे कि 335, 350 ए, 351। 335 जो अनुच्छेद है वो ये बोलते हैं जो भी हमारी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन सदस्यों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्य करने चाहिए। मतलब उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी राज्य को कार्य करने चाहिए। अब अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है, ये सुझाव देता है कि सभी स्थानीय प्रशासन अपनी मातृभाषा को बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य बनाए। विशेष अधिकार जो भाषी अल्पसंख्यकों समूह के बीच में उनके लिए है। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ हिंदी के भाषा के विस्तार को प्रोन्नति देगा ताकि ये सभी के लिए एक माध्यम बन सके और भारत की संस्कृति को बनाए रख सके, ठीक है। तो समझ में आया आपको, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो एक प्रकार से हमारी मातृभाषा है जिसको बनाए रखना भी एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य है। जब हमें हिंदी भाषा का हमें अनुभव होगा तभी हमारी जो भारत की संस्कृति है हम तभी इसको बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कराची प्रस्ताव की कि इसमें क्या बोला गया, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत की जो
एक प्रकार से जो सुझाव है वो कराची प्रस्ताव था उसी के बाद हमें देखने को मिला। देखिए, गांधी इराविन समझौते या आप इसको दिल्ली समझौतों को भी कह सकते हो। कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसके 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई। यद्यपि गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, किंतु भारतीय कांग्रेस से तीव्र नाराज थे। गांधी जी अपेक्षा की थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, गांधी इराविन समझौता या आप इसको दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं। इसका जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ 29 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसको बचाने की गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो बचा उनको नहीं पाए। ठीक है, उसी को देखते हुए जो इस प्रकार के समाज में हिंसा हुई, ठीक है, उसी को देखते हुए एक कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जब ये एक प्रकार से घटना हुई कि एक प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, तो एक प्रकार से जो समाज है उन्होंने गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध करा। ठीक है, उनको काले झंडे दिखाए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी एक प्रकार से उनको बचाने में बहुत ही असमर्थ रहे। उन्होंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन फिर भी वो उनको फांसी से नहीं बचा पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव क्या था। ठीक है, कौन कौन सी बातें थी जो इस कराची के प्रस्ताव में रखी गई। देखिए, किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन करने की बात दोहराते हुए भी कांग्रेस ने इस क्रांतिकारी वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। क्या हुआ, किसी भी तरह की जो राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने की बात तो उन्होंने दोहराई, लेकिन जो हमारे क्रांतिवीर थे जैसे कि हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, इन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो कांग्रेस ने इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की। ठीक है, दिल्ली समझौतों को मंजूरी दी गई। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पूर्ण से दोहराया गया। जैसे कि स्वराज्य क्या था, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा राज्य जो खुद का शासन हो, ठीक है, खुद का राज्य हो, तो इसको कांग्रेस के जो प्रस्ताव है कराची का उसमें दोहराया गया दोबारा से। कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। मौलिक अधिकार, दूसरा था राष्ट्रीय अधिकार कार्यक्रमों से संबंध था। इन अधिकार प्रस्ताव के कारण कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव में निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि सभी व्यक्ति को एक प्रकार से अभिव्यक्त स्वतंत्रता है, और जो हमारी मीडिया होती है उनको भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की गई। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी ग्रुप बनाने की, कोई भी समूह बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना किसी हथियार और बिना किसी शुद्ध एक प्रकार से शांतिपूर्वक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता की गई। सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। धर्म, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार। सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कराची में जो कांग्रेस का जो एक प्रकार से जो प्रस्ताव रखा गया वो यही था। इसी के बाद से जैसे मौलिक अधिकारों का विचार विमर्श हुआ इसका, उसी के बाद से ही नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी ख्याल है कि हमें नीति निर्देशक सिद्धांत को भी जोड़ना है, जिससे राज्य जो है वो अपना कल्याण कर सके। तो आपको ये भी याद रखना है कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव। देखिए, अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट्स होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनको तीन भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, पहला है सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 राजनीतिक सिद्धांत का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। एक एक करके इन्हीं प्रकारों को हम ध्यान से हम पढ़ते हैं और जानते हैं इन्हों सिद्धांतों में क्या क्या वर्णन किया गया है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी,
समाजवादी सिद्धांत पहले हम जानेंगे। परिभाषा, वे सिद्धांत जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्ग निर्धारित करना है। विभिन्न अनुच्छेदों के तहत वे राज्य के निर्देश देता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इनका उद्देश्य है कि वे सामाजिक और आर्थिक तौर पे न्याय पूर्वक प्रदान करना और एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में क्या गया है, न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना और आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। यानी कि समाज में जो हमें असमानताएं देखने को मिलती है, अब चाहे वो आपकी धर्म जाति को लेके हो, ठीक है, उसको ख़त्म करना। ठीक है, समाज में समानता बनाए रखना, न्यायपूर्वक न्याय करना, चाहे न्याय आपके सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आय की स्थिति को सुधारना। ठीक है, ये सब हमारा अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 39, सुरक्षित नागरिक, सभी नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार, आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि चाहे वर्क आपका पुरुष कर रहा हो चाहे महिला कर रही हो, लेकिन उसको समान वेतन प्राप्त करना। ये एक प्रकार से राजनीतिक निर्देशन सिद्धांत यानी कि समाजवादी सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें उसके जितना वो कार्य कर रहा है, जिसकी समय के अनुसार उसको जो न्यूनतम वेतन है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण करना। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, ये हमारा अनुच्छेद 39 में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 39A, गरीबों के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि अक्सर हम जैसे देखते हैं कि गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हमें देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 39A के तहत गरीबों को समान न्याय प्राप्त करना, निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, यानी कि कानूनी तौर पे भी उनको जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सुरक्षित नागरिक, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यानी कि जो लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है, जिन पे बुढ़ापा, जैसे कि मतलब बुढ़ापा रखा होता है, कोई व्यक्ति को बीमारी होती है, कोई व्यक्ति अपने हाथ पैरों से ठीक नहीं होता, तो उनको काम का अधिकार देना, उनको शिक्षा प्राप्त करवाना, सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, ये हमारा अनुच्छेद 41 में हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से ये हमारे राजनीतिक निर्देशन सिद्धांत में हमें एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि राज्य जो भी हमारे बेरोजगार हैं, जो भी बुढ़ापा है, जो भी बीमारी है, जो भी हमारी विकलांगता वाले जो लोग हैं, उनको एक प्रकार से उनको सुरक्षित कर सके, उनको काम दिलवा सके, उनको शिक्षा का प्रदान करवा सके और उनको सार्वजनिक सहायता भी प्रदान करवा सके। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा अनुच्छेद 42, काम को और उचित मानवीय स्थितियों को मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करें। अनुच्छेद 43, सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करें। ठीक है, सभी जो श्रमिक वाले जो होते हैं जीवन, उनको निर्वाह वेतन देना। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर जो है उनको सुरक्षित करना। अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। यानी कि जो व्यक्ति हमारे जो श्रमिक होते हैं उनकी भागीदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कदम है वो उठाए गए हैं। अनुच्छेद 47, लोगों के पोषण स्तर और जीवन को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, लोगों के लिए पोषण प्राप्त करवाना, जीवन स्तर को थोड़ा ऊपर उठाए रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, ये किसका कार्य है, नीति निर्देशन सिद्धांत का। जैसे हम देखते हैं अब तो मतलब हॉस्पिटल्स आपको सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे, विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें मतलब जो मेडिकल्स है वो हमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी जगह जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें भी हमें जो सुधार है वो हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है।
जिनका उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम प्रतिबंधित करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित है और जिनका उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा गांधी द्वारा प्रतिबंधित पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम या प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। इसके विभिन्न अनुच्छेद के तहत राज्य के निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करे, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करे। अब बात करें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे गांव वगैरह जो होता है, उनमें राज्य का कार्य होता है कि वो उनको उस प्रकार से अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करे जिससे वो अपना विकास कर सके और अपने स्वशासन वो खुद कर सके। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 46 अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। यानी कि जो भी हमारी अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, उन और जो कमज़ोर वर्ग होता है उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके हितों की रक्षा करना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे अन्याय और शोषण होने से बचाना। ठीक है, ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिकता महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये होता है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो 3 वर्गीकरण है, समाजवादी, गांधीवादी और हमारे उदार बौद्धिक सिद्धांत, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में मैंने जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करें, आप इजीली इनको रीड आउट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कठिन शब्दों का यहाँ पे मैंने उपयोग नहीं करा है, जितना मेरे से हो पाया उतने मैंने सरल शब्दों का यहाँ पे उपयोग करने की कोशिश करी है। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करी है। कहीं भी फिर भी आपको डाउट्स वगैरह लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स होता है, आपको वीडियो में कोई भी गलती लगती है तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अदर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा जो चैप्टर 5 है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।